हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने साइंस में जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने देखा था। तो उसी सेशन को आगे स्टूडेंट बढ़ाते हुए आज हम लोग इस नए सेशन में और ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसे कि बिना देर किए हुए चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। अनबैलेंस्ड अगर कोई इक्वेशन है, दो तरह से इक्वेशन हो सकता है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगा केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो डेट्स ओके, है ना। अगर अनबैलेंस्ड है तो हम लोग उसको बैलेंस्ड करते हैं। क्यों करते हैं? आखिर कुछ रीजन होगा उसके पीछे कि अनबैलेंस्ड ये केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, कुछ तो कारण होगा, बिल्कुल। तो हम लोग इस सेशन में ये सब बातों को सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए अपने इस नए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टूडेंट आपको दिख रहा है कार्बन प्लस एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं C+O2 CO2, है ना, ठीक। तो C+O2 को क्या बोलेंगे हम लोग? तो आप बोलोगे कि सर इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिएक्टेंट, है ना। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस विल कॉल्ड रिएक्टेंट, है ना। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? केमिकल रिएक्शन में। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिएक्टेंट, है ना। अब जब रिएक्शन करने के बाद कुछ तो हमें मिलेगा ना, रिएक्शन करने के बाद कुछ हमें मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, है ना। ये एरो के बाद जो आता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट हमेशा LHS की तरफ और प्रोडक्ट हमेशा RHS की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे अब हमारा आज का जो लेक्चर है ये नहीं है ना। हमारा आज का लेक्चर क्या है कि अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमको बैलेंस करना होगा। और हम करेंगे क्यों? देखिए यहां पे C+O2 आप कैसे कहेंगे? ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट यहां बनाया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन? बताइए। तो आप बोलोगे कि सर बैलेंस्ड है। तो आप समझे कैसे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है? तो आप जरूर ऐसे समझे होंगे कि सर 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहां भी देखिए सर 1 एटम ऑफ कार्बन है और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, दैट्स वाई, है ना। आप कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बिल्कुल सही। तो अब बात आती है कि हम लोग जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें तो एटम हमने काउंट कर लिए और प्रोडक्ट में भी काउंट कर लिए, सेम आया तो बोल दिए कि सर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आपने यही ना किया। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी सर 1 है। कार्बन का नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है सर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन जो कहें आप, है ना। चलिए ये तो हो गया इसकी बात। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड यानी कि बैलेंस्ड नहीं है। तो आप देखिए यहां पे H2 + O2 बिकम्स H2O। ये दोनों पार्ट रिएक्शन में H2 और O2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। इसको हम दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिएक्टेंट, है ना। जब एक से अधिक एलिमेंट रिएक्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ फॉर्म करता है।
तो इस ये फॉर्म किया H2O, तो हम क्या बोलते हैं इसको प्रोडक्ट। इतना तो समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या ये बैलेंस्ड है, चलिए चेक करते हैं। तो आप कहोगे सर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ रिएक्टेंट में, यहाँ भी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस है ना। लेकिन जब आते हो आप ऑक्सीजन पे तो आप कह रहे हो कि सर O2 जो है यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका 2 एटम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये बैलेंस्ड नहीं हुआ। तो बैलेंस्ड नहीं हुआ, अनबैलेंस्ड हुआ, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन अनबैलेंस्ड मिलता है तो हमारा फर्स्ट मोटिव या फर्स्ट टारगेट क्या होता है, उसे बैलेंस करना, है ना। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ कुछ मत करो, आप यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए तरीका क्या होता है स्टूडेंट बैलेंस करने का, यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे और अच्छे से हम लोग समझते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए H2 प्लस O2 है ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे लिखिए H2 प्लस O2, तो क्या हो गया H2O, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पहले एलिमेंट H है ना, यहाँ पे आप H लिखेंगे, यहाँ पे O लिखेंगे। यही देखिए H यहाँ भी है, O यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है ना। अलग से हम H2O नहीं लिखेंगे, ठीक, इसी में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, इसको लिखते हैं रिएक्टेंट यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप लिख लो रिएक्टेंट, इसको और नीचे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। यहाँ लिखो आप H, यहाँ लिखो O, ठीक है। ये यहाँ पे आप R से रिएक्टेंट, अब P से प्रोडक्ट, है ना। चलिए अब देखिए H पे रिएक्टेंट में कितना एटम है H, तो आप बोलोगे सर 2 है, यहाँ पे देखिए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है ना, 2 हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है एटम, तो इसको कहोगे सर ये भी 2 है, ठीक है ना। अब आ जाइए हाइड्रोजन, देखिए प्रोडक्ट में कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑक्सीजन जो है सर प्रोडक्ट में क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ 1 है, यहाँ तो 2 था लेकिन यहाँ पे 1 है। अब ये तो अनबैलेंस्ड है, अब इसे बैलेंस करेंगे हम लोग, देखिए कैसे होता है तरीका। अब यहाँ 2 है, ठीक, यहाँ पे 2 और 1 आ जा रहा है, यानी कि हमें किसी भी हाल में क्या करना होगा, ऑक्सीजन का जो है उसे 2 बनाना होगा। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, तो कहोगे आप कि सर यहाँ पे और कुछ नहीं, इसको तो आप बाई 2 नहीं कर सकते कि 1 ला दो, तो आप क्या करोगे, छोटे को ही बड़ा करोगे, तो इंटू 2 कर दोगे। अब देखिए इंटू 2 करोगे तो आ गया कि नहीं आ गया 2, यानी कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन से, है ना, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट कहाँ है, देखिए ये है प्रोडक्ट, ऑक्सीजन कहाँ है, ये है 2 से। तो कभी भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट, तो 2 यहां नहीं लिखोगे, ये नहीं लिख सकते आप, है ना, यहां पे नहीं, हम लोग इधर लिखते हैं ताकि मल्टीप्लीकेशन हो, है ना, यहां नहीं लिख सकते आप, ठीक। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन में, तो यहां पे हम करेंगे 2, ठीक। आप कहोगे सर यहां पे जब आप 2 कर रहे हो ना, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 4 हो जा रहा है, अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन में अपने आप क्या हो रहा है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो कर दो, तो यहां से आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई होकर देखिए ना हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन हमने मल्टीप्लाई किया था ऑक्सीजन में 2 से ताकि बैलेंस हो जाए, तो यहां तो कर नहीं सकते हैं, यहीं करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पे किया तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन का 4 हो गया सर, यहां ये तो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यानी कि हाइड्रोजन किस में 4 हुआ, तो प्रोडक्ट में हुआ है। तो देखिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में 2 था, इंटू 2 4, ये कर दिया हमने। अब देखिए यहां पे तो 4 हो गया, हाँ, ऑक्सीजन 2 यहां पे है, यहां पे भी है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा सर अब,
तो आप क्या करोगे, तो कहोगे सर अब क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल, तो इंटू 2 कर दिया आपने, तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 हो गया, तो आ जाइए यहां कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। मैं 12 मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड में, नीचे में नहीं करोगे, है ना, वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक यहां पे सॉरी, ये जो होता है उसमें, इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहां पे करोगे, है ना। जैसे ऑक्सीजन लिखते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग जब हायर क्लासेस में आप जाओगे, जैसे ऑक्सीजन हुआ, इसका कितना होता है 8 एटॉमिक नंबर हो गया, 16 एटॉमिक मास हो गया, है ना। तो इसलिए नीचे आप नहीं लिखोगे, मल्टीप्लाई में ऊपर लिखोगे। तब देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 4 था, हमें रिएक्टेंट में भी 4 करना है, तो आप क्या किए कि सर हाइड्रोजन जहां रिएक्टेंट में 2 है, इंटू 2 कर दीजिए, 4 हो जाएगा। तो देखिए मैंने पर्सनली यहां पे हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है, देखिए सर एटम्स है, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, इसका काम कंप्लीट, ये भी हो गया। अब ऑक्सीजन पे आ जाइए, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन का 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहां भी देखिए 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 क्या है, H2 के साथ भी है, 2 O के साथ भी है ना, तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया सर। तो ये इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट, बैलेंस्ड हो गया ना। तो यहां पे आप क्या लिख लोगे 2 और यहां पे 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, बाकी ऑक्सीजन का 2 एटम है। ये बैलेंस्ड नहीं था जिसको हमने बैलेंस किया। ठीक, समझ गए कैसे बैलेंस किया, एक बार फिर से। पहले तो आप रिएक्टेंट लिख लो, फिर प्रोडक्ट ये लिख लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखोगे, रिएक्टेंट यहां रिएक्टेंट और यहां प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना था, 2 था एटम, 2 लिख लिया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना था, 2 एटम था, 2 मैंने लिख लिया। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना था, तो आप कहोगे सर 2 था, 2 लिखा। ऑक्सीजन कितना था, 1 था, तो 1 लिखा। अब आती है बात समझने वाली कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 2/2 तो नहीं कर सकते, है ना, कि 1 हो जाए, बैलेंस कर दे। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग छोटे में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां 2 था, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 × 2 बिकम्स 2, है ना। तो यहां पे ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर नहीं लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, है ना। तो आप क्या किए, 2 यहां लिख दिए। तो जैसे ही 2 लिखे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, देखिए यहां O2 है, यहां भी 2 ऑक्सीजन हो गया, है ना। बट यहां पे अब क्या दिक्कत हो गया कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4 और रिएक्टेंट में था 2, ये 2 को हटा दो अभी, तो रिएक्टेंट में 2 था, यहां पे 4 हो गया। तब कहे आप कि सर अब एक काम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन 4 हो गया, तो रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है कितना है, 2 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा। ये भी देखिए मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 4 हो गया। तो अब हमारा रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 हो गया, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 हो गया, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, और देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 2 एटम मिल गया। तो हमारा इक्वेशन जो अनबैलेंस था वो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि जब बैलेंस हमने कर दिया, ऐसा सर क्यों, बैलेंस क्यों, इतना माथा हम क्यों लगाएं, सर क्यों दुखाएं, बैलेंस क्या जरूरत है ना, ये चीज क्यों जरूरत है, बताता हूं आपको। पहले एक चीज और, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्टूडेंट और हम क्या कहते हैं, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, नेम एक्सप्लेन इटसेल्फ, स्केलेटल, स्केलेटन बोलते हैं ना, तो ये स्केलेटल है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का जो कंकाल होता है ना, जो हड्डी का सिर्फ ढांचा होता है, इन बायोलॉजी आई विल टीच यू, तो स्केलेटल जो होता है ना उसी को बोलते हैं, जो हड्डी का ढांचा होता है केवल। तो अनबैलेंस्ड को देखिए क्या बोला गया, अब आप कभी भूलेंगे क्या, हड्डी का ढांचा की तरह अगर आप रिलेट करके देखें, अनबैलेंस्ड है यानी कि जिसमें हड्डी का सिर्फ ढांचा हो, मांस नहीं हो, उस तरह से इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, अगर अनबैलेंस्ड है तो। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अगर आप उस पे मास यानी कि बैलेंस कर देते हैं, मास चढ़ा दिए, तो बहुत खूबसूरत हो गया, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से इफ यू स्टार्ट टू रिलेट द थिंग्स, देन
बहुत दिन तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इस चीज को मेमोराइज कर सकते हो। अब आप भूल नहीं सकते कभी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा सोचा आपने, बता दिया। अब उस पर मांस वास चढ़ गया तो हड्डी का ढांचा क्या हो गया, खूबसूरत था, है ना, पर्सनालिटी हो गया, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक, समझ में आया। अब चलिए अपने एक सवाल पे चलते हैं कि सर हम अनबैलेंस को बैलेंस आखिर क्यों करें। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री या फिजिक्स, साइंस में आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अर्थ पे जो एनर्जी है ना, एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है और नहीं खत्म किया जा सकता है। एनर्जी क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर, है ना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, बट आप सुन रहे हो, तो वे ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब इसके थ्रू एनर्जी क्या हो रहा है, फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म बदल रहा है केवल, है ना, साउंड एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में यहां पे क्या लिख देंगे, एनर्जी के जगह मैटर, एनर्जी जो कहो सब सेम है। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, मतलब कि जो साइंटिस्ट ने कहा था, है ना, कि एनर्जी नहीं बनाया जा सकता है और नहीं खत्म किया जा सकता, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी जो है ना वो हमेशा कंजर्व होता है, वो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना, खत्म नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जो है या केमिकल इक्वेशन जो है ना, अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको आप बैलेंस करते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि उसका कंजर्वेशन ऑफ जो मास हो ना, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, वो बराबर रहे। समझे, जो रिएक्टेंट का मास हो और प्रोडक्ट का जो मास हो वो हमेशा क्या रहे, बैलेंस रहे, बराबर रहे, है ना। तो जिस कारण से कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन इस लॉ को अगर फॉलो नहीं करता है, अनबैलेंस रहता है ना, तो सही नहीं माना जाएगा। इसलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन को या रिएक्शन को कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना जरूरी है ना। तो इसलिए यहां पे हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री हियर। सो इसलिए लिखना पड़ा टोटल मास ऑफ, देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितना मास होता है वो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो जब भी बैलेंस्ड हो जाता है ना तो उसमें होगा, अनबैलेंस्ड में नहीं होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो नहीं करता है, तो इसी को फॉलो करवाने के लिए उसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए, जब ये सब आपने देख ही लिया तो उसमें एक चीज बताते हैं, अब कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए यही हम ले लिए एग्जाम्पल इसी को, तो यहां तो हमने करके देखा है कैसे किए थे, इसको दोबारा करने का जरूरत तो नहीं है। बट यहां पे अब देखिए रिएक्टेंट में ये तो फॉलो करवाएं, यहां पे आते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, मास है ना स्टूडेंट, मास। तो मास क्या होता है, अभी बताया कि ये एलिमेंट हुआ, यहां पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं स्टूडेंट और यहां पे एटॉमिक मास लिखते हैं। और एक तरीका, एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक नंबर के ऑलमोस्ट दुगना से दुगना होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक मास मोस्टली देखा गया है, या थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। तो ये हम लोग अपने टाइम पे भी इसी तरीके से याद करते थे, क्योंकि इतना 118 एलिमेंट है ना, और अभी नोन, अभी बहुत सारा खोजा भी जा रहा है, तो उसका एटॉमिक नंबर और मास याद करना पॉसिबल नहीं है, अब कोई जरूरत भी नहीं है ना। तो हम लोग साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया, अक्सर पाया गया ऑलमोस्ट कि या तो दुगना होता है या तो दुगना के ऊपर या नीचे होता है। तो जैसे ये 8 है तो आप 16, तो आपको क्लिक हो जाएगा। तो देखिए
यहां पे आपने बैलेंस कर दिया। अब यहां पे स्टूडेंट हाइड्रोजन का, यहां पे आप हाइड्रोजन लिख लीजिए, यहां पे आप ऑक्सीजन लिख लीजिए, है ना, थोड़ा सा और नीचे, ताकि आपको मास के बारे में भी बता सकूं कि कैसे ये जो है ना, ये फॉलो करना है हमें, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब यहां पे हम लिखेंगे H और यहां पे लिखेंगे O, और यहां हो गया R और यहां हो गया P, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। चलिए अब यहां देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक, 1, बट यहां पे कितना है, 2 है ना, तो 1 × 2 है ना, यहां पे 1 × 2 हो गया, ठीक। अब जब बैलेंस कर लिए हैं ना, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, ये बैलेंस्ड के बाद करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास इसका 2 होता है ना। तो यहां पे 2 × 2 कर देंगे, 1 नहीं करेंगे, 2 × 2 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 4, 2 × 2। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, एटॉमिक मास 2, तो 1 × 2, एक मिनट, नहीं, एटॉमिक मास 1, तो 1 × 2, ठीक तो था, 1 × 2 करेंगे यहां पे हम, ठीक, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से सब में, ठीक है ना, तो 1 × 2 ये हो गया, तो हो गया 2, और 2 × 2 इसका, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4। एटॉमिक हम क्या कर रहे हैं, मास, रिएक्टेंट का मास, यहां पे मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का मास लेना है, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है O, उसका होता है 16, एटॉमिक मास 16 होता है, और यहां 2 है, तो 2 × 16, 2 × 16, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। यहां 4 था, यहां 32, ये टोटल मिला के रिएक्टेंट का, ये एटॉमिक मास अगर हम बात करें, ठीक है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो टोटल मिला दोगे 2H2 + O2, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 + 32 36 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट के लिए देख लीजिए, अब प्रोडक्ट में ये हम देखो बैलेंसिंग करना हम सीख चुके हैं, हम यहां क्या दिखा रहे हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर आता है कि नहीं, है ना, ये चीज हम चेक कर रहे हैं। तो अब प्रोडक्ट को हम H2O का देखते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो कि पहले हाइड्रोजन का निकाल लो, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2, 1 × 2 = 2, और फिर ये वाला 2, है ना, तो × 2 = 4 हो गया। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन 1 है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, फिर 2 से इसमें भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, तो 16 दूनी के 32, तो इसका क्या हो जाएगा, 32। अब देखिए ये 4 और ये 4 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में अगर आप देखिएगा यहां पे, इसका रिएक्टेंट का, इसको अभी मिटा देता हूं, फिर आप लिखना, है ना, ये चीज यहीं पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए इसका कितना हो गया मिला करके, 4 और 32, तो 36 हो गया मास, और इसका देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 = 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से निकाल लो, या आप क्या करना, सिंपल सी बात है, देखो दोनों में है, तो हाइड्रोजन का देखो यहां पे 2H2O, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा समझ लो। अब जैसे 2 को 2 बार गुना कर रहे थे, अब हम चाहते हैं ऐसे, तो देखिए 2 को अभी छोड़ दो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1, 2 है, तो × 2 = 2, 4 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, तो ऑक्सीजन का सर होता है 16,
एक ही है, तो यहां कर दो आप ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, दोनों को मिला दो तो 18 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 दूनी के 36। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो इसका भी आ गया है स्टूडेंट 36, है ना। ये चीज समझ में आया आपको। तो देखिए यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया। मास ऑफ रिएक्टेंट जब इक्वेशन बैलेंस्ड होगा तब फॉलो करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमने अनबैलेंस्ड को बैलेंस किया, अब बैलेंस किया जब बैलेंस किया है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, तो कर रहा है। कैसे कर रहा है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने देख लिया मास जो है रिएक्टेंट का जब जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है, और इसका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का जो मास है वो भी 36 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज कंसेप्ट था, इसको समझना बहुत जरूरी था। तो आप समझ चुके हैं, है ना। और मैं जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो 2 बता रहा था, वो होता है जैसे हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं, जिसको हाइड्रोजन के 3 फॉर्म में पहले बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को बोलते हैं ट्राइसियम, है ना। तो ऐसे लिखते हैं, जैसे आप प्रोटियम पढ़ोगे तो H11, है ना, फिर ड्यूटेरियम का H12 हो जाता है, ट्राइसियम का H13 हो जाता है। इस तरह से जब पढ़ोगे, ये जो है आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, है ना। एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप। तो ये चीज हम बाद में जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन का 3 फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम H11, H12 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, H13 को बोलते हैं ट्राइसियम। ठीक, तो ये तीनों फॉर्म था। बट आपसे हाइड्रोजन का अगर मास पूछा जाए तो जनरल वे में हम लोग 1 बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए बैलेंसिंग ऐसे नहीं, एक तरीका आपको बता दिए कैसे हम लोग इक्वेशन को स्टूडेंट बैलेंस करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें बैलेंस करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ लिख दूंगा, ऐसे नहीं, इस तरह से मैं करके आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बताऊंगा, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, और सारी चीज़ें जो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना। और बाकी ये चीज़ आपको समय देना होगा, प्रैक्टिस से आएगा, अभ्यास से आएगा। जितना बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 ऐसे करके, तो एक टाइम आएगा कि ये चीज़ लिखना नहीं पड़ेगा। आप ये देखोगे, अच्छा यहाँ लिख दिए, कहीं मिस्टेक हुआ इसको मिटा दिए, फिर लिख दिए कुछ और। तो ऐसे करते करते आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा बैलेंसिंग करना किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा इस सेशन में। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स को जरूर से लिखिए, है ना, और रिवीजन जितना हो सके कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।